जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स का। देखिए, एक्वस का मतलब क्या है? पानी, वाटर, और नॉन का मतलब नहीं। ठीक है, यानी कि पानी जहाँ ना हो ऐसे सॉल्वेंट। तो इन सॉल्वेंट्स की बात हम इस लेक्चर में और आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे, यानी कि इस टॉपिक में करेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे सॉल्वेंट हैं जहाँ पर रिएक्शन कराया जा सकता है और पानी की आवश्यकता नहीं होती। तो आइए शुरू करते हैं हिस्ट्री। देखिए, केमिस्ट्री की डेवलपमेंट के अर्लियर डेज में जो केमिस्ट होते थे वो पानी को यूज़ करते थे एज सॉल्वेंट। ठीक है, और कोई यूज़ ही नहीं करते थे, उनके पास पानी होता था, पानी का यूज़ कर लेते थे। धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़े और हमने ईथर, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, अल्कोहल, बेंजीन एट्सेट्रा, ठीक है, बहुत सारे चीज़ें एज सॉल्वेंट यूज़ करना शुरू कर दिया। तो इस चैप्टर में हम, इस यूनिट में हम कुछ ऐसे सॉल्वेंट देखेंगे जिनमें रिएक्शन कराया जा सकता है विदाउट यूजिंग वाटर। ठीक है, तो वाटर यूज्ड एज सॉल्वेंट क्यों किया इन्होंने? क्योंकि रेडिली अवेलेबल था, इजी टू हैंडल था, ऑर्डरलेस, यानी कि स्मेल होती नहीं है उसमें, आप पीते हैं उसे, कोई बदबू नहीं होती। ठीक है, नॉन पॉइजनस होता है, पॉइजन कोई नहीं होता पानी में, इसीलिए पीते हैं। वो बात अलग है कि आज का जो आदमी है उसने हमारी जो नदियाँ हैं उसके पानी को पोल्यूटेड बना दिया है। घरों में हमें आरओ लगाने पड़ गए हैं, अदरवाइज़ पहले कोई आरओ की ज़रूरत ही नहीं होती थी। तो जैसे आर्सेनिक, लेड वगैरह सब बढ़ने लगा है। ठीक है, आई होप कि मरकरी ना बढ़े कभी। अभी तक तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि मरकरी आया है किसी नदी के पानी में, लेकिन अगर आ गया तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो आप बच्चे सोच सकते हैं इस बारे में कि इसको नॉन पॉइजनस ही रखा जाए भाई, ये आयंस इसमें ज़्यादा ना बढ़े, अदरवाइज़ आगे जा कर के दिक्कतें बढ़ जाएंगी। नॉन टॉक्सिक होता है पानी, सभी को पता है। तो इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ इस तरह से फेवरेबल हैं कि इसको हम सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं रिएक्शंस में। आपने बहुत सारे रिएक्शंस लैब में लगाए होंगे, ठीक है, अलग अलग सॉल्वेंट के साथ, कभी ईथर, कभी अल्कोहल और कभी पानी। ठीक है, अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्वेंट्स एंड रोल या यूज़ इन केमिकल रिएक्शंस। पहला है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, पानी का जो मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100 डिग्री, यानी कि इसके एक रेंज है जिस रेंज के बीच में ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। देखो, 0 डिग्री से नीचे तो बर्फ़ बन जाएगी, 100 डिग्री से ऊपर गैसियस फॉर्म में आ जाएगा, वेपर की फॉर्म में आ जाएगा। तो हमें जब रिएक्शन लगाना होता है तो हमें सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में चाहिए। तो पानी जो है 0 से 100 डिग्री की रेंज रखता है जिसमें ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो लिक्विड रेंज इसकी बड़ी अच्छी है, 0 से 100 डिग्री तक है, इसलिए अच्छा सॉल्वेंट ये है। अब देखते हैं अमोनिया का क्या है। इट कैन बी यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर रिएक्शंस बिटवीन टेम्परेचर रेंज ऑफ -77.7 डिग्री से -33.4 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, तो इसमें देखिए माइनस में जाना पड़ रहा है, तो हमारे पास ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए कि हम माइनस में ले जा सकें। ठीक है, तभी ये एज अ लिक्विड काम करेगी अमोनिया, और हमारा जो रिएक्शन है हम लगा सकेंगे। तो ये हमारी लिक्विड की रेंज है, अमोनिया की रेंज है। ठीक है, तो अमोनिया एज अ गुड सॉल्वेंट एक्ट करता है। क्यों करता है? वो धीरे 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 हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। हीट ऑफ फ्यूज़न एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब देखिए, फ्यूज़न जो टर्म है उसका मतलब क्या है? सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना। वेपराइजेशन का मतलब क्या है? लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना। तो चलिए अब समझते हैं इसको। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस टू चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड फेस, मोलर हीट ऑफ फ्यूज़न बोलते हैं इसको। मोलर क्यों? क्योंकि हमने 1 मोल लगा दिया। वन मोल नहीं लगाओगे, सिंपल लिखोगे तो फिर मोलर मत लगाना, हीट ऑफ फ्यूज़न लिख देना। ठीक है, देखिए मैं समझाता हूँ आपको। ये है हमारे पास बर्फ़, वाटर की आइस जमी हुई है, ठीक है, बर्फ़ जमी हुई है, और 0 डिग्री पे ये है। अब आप इसको हीट दोगे, कुछ हीट दोगे, और ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा शुरुआती दौर में। ये जो बर्फ़ जब कन्वर्ट होती है पानी में तो टेम्परेचर तो दोनों का 0 डिग्री ही रहता है। ठीक है, तो जो हीट लगी वो कहाँ चली गई?
उसे हिडन हीट बोल देते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोल देते हैं। लेकिन फिर भी जो हीट अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को सॉलिड से पूरी तरह से लिक्विड फेस में बदलना है आपने, सॉलिड से पूरी तरह से लिक्विड फेस में बदलना है, उसको बोलते हैं मोलर हीट ऑफ फ्यूज़न। और जो हिडन हीट होती है उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। और अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस टू चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस फेस, लिक्विड से गैस में जाना है ना, 100 डिग्री पर क्या करता है, पानी उबलने लगता है और गैस फेस में चला जाता है। तो जितना भी हीट लगा उसको गैस में भेजने में, वो दैट इज कॉल्ड एज मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, 1 मोल के लिए। ठीक है, अब मोर द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन मोर विल बी द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। यानी ये हीट जितनी ज़्यादा देनी पड़ेगी, इसका मतलब वहाँ जो मोलिक्यूल्स हैं आपस में बढ़िया तरीके से इंटरेक्ट किए हुए हैं, आपस में बॉन्डिंग किए हुए हैं, इंट्रैक्शन किए हुए हैं। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस वहाँ हैं, इसीलिए उनको तोड़ने में हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हीट ऑफ फ्यूज़न या हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा हैं। रेशियो ऑफ मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन डेल्टा एच वेपराइजेशन टू द बॉइलिंग पॉइंट टीबी, टीबी इज बॉइलिंग पॉइंट हेयर। तो इस रेशो को बोलते हैं ट्रोटन कांस्टेंट। 1 या 2 मार्क में पूछा जा सकता है आपके कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी या एमडी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में। ठीक है, तो ट्रोटन कांस्टेंट क्या है, डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय टीबी। मोलर हीट ऑफ फ्यूजन क्या है फॉर वाटर, 6.0 किलो जूल पर मोल, आप याद रख सकते हैं ये डाटा। ठीक है, और मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर वाटर क्या है, 40.65 किलो जूल पर मोल। ये डाटा आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, अदरवाइज इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए फ्यूज़न वाला जो हीट है वो 6 ही है, केवल 6 किलो जूल पर मोल, लेकिन वेपराइजेशन में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है, ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है, 40.65 किलो जूल पर मोल की एनर्जी लगानी पड़ रही है, हीट लगानी पड़ रही है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, इट इज़ द मेजर ऑफ पोलर नेचर ऑफ सोलवेंट, कि सोलवेंट में थोड़ा बहुत डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की सेपरेशन हो रही है या नहीं, उसको मेजर करने का एक तरीका है। इट गिव्स एस्टिमेट ऑफ द सोलिबिलिटी ऑफ पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंसेस इन सोलवेंट। ठीक है, तो देखिए पोलर होगा तो, अगर सोलवेंट पोलर होगा तो पोलर उसमें सब्सटेंस घुल जाएगा, और उसका एस्टिमेट कौन देगा हमें, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट देगा। कोलम्बिक लॉ आपने पढ़ रखा है, F इज इक्वल टू क्यू प्लस क्यू माइनस बाय एप्सिलॉन आर स्क्वायर। क्यू प्लस क्यू माइनस क्या है, चार्जेस ऑन कैटायन एंड एनायन, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस एंड एप्सिलॉन इज द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द सोलवेंट। आपने ये सब फिजिक्स में भी पढ़ रखा है। अगर देखिए एप्सिलॉन की वैल्यू ज़्यादा आ रही है यहाँ, तो F की वैल्यू कम हो जाएगी, बिकॉज एप्सिलॉन और F फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सोलवेंट का एप्सिलॉन यानी डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू अगर ज़्यादा आ गई, ध्यान से सुनिएगा, अगर ज़्यादा आ गई, इट मीन्स दिस सोलवेंट विल रिक्वायर लेस फोर्स टू सेपरेट द आयंस ऑफ आयनिक सब्सटेंस दैट वी वांट टू डिसॉल्व इन द सोलवेंट। अगर एप्सिलॉन की वैल्यू ज़्यादा आ गई तो फोर्स कम लगाएगा, वो सोलवेंट फोर्स कम लगाएगा और आयंस को बड़ी आसानी से सेपरेट कर देगा। देखिए मान लीजिए आपने NaCl को, नमक को पानी के गिलास में डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाला हमने, ज़्यादा नहीं डाला, तो बड़ी ही आसानी से घुल जाएगा। होगा क्या कि पानी का मॉलिक्यूल्स इसके बीच में आ जाएंगे, इसको घेर लेंगे, इसको अलग से घेर लेंगे, इनको तोड़ देंगे, इनकी जो बॉन्डिंग थी, इनकी जो इंटरेक्शन थी ना, कोलम्बिक इंटरेक्शन, वो टूट जाएगी और ये घुल जाएंगे। यानी कि पानी इसको भी घेर लेगा, इसको भी घेर लेगा, घेरे बना लेगा इनकी तरफ। तो अब ये बड़ी आसानी से घुल जाएगा नमक। इसका मतलब क्या हुआ कि पानी को कम काम करना पड़ा, कम ताकत लगानी पड़ी, कम फोर्स लगानी पड़ी Na+ और Cl- को सेपरेट करने में, यानी कि उसको घोलने में। ठीक है, तो ऐसा कब होगा, जब उसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट अच्छा खासा होगा। तो पानी का लगभग 80 डिग्री के आसपास होता है ना, ये लिख रखा है मैंने, एप्सिलॉन फॉर वाटर इज
81.7 एट 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 80 डिग्री के आसपास रहता है, आप याद रख सकते हैं। 18 डिग्री पे ये 81.7 डिग्री के 81.7 इसकी वैल्यू होती है 18 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। आई होप ये ये जो वैल्यू मैंने बताई है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने जो बताया है कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। डाइपोल मोमेंट, देखिए डाइपोल मोमेंट क्या है, ये वैसे तो मैंने पहले बताया हुआ डाइपोल मोमेंट, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। देखिए जैसे HCl है बच्चों, तो यहाँ एक तरह से पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो दो पोल बन गए, इसको बोलते हैं डाइपोल। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हम ऐसे रख देते हैं इसको, एरो को। देखिए एक पोल ये पॉजिटिव वाला है, एक नेगेटिव वाला है, तो डाइपोल, दो पोल बन गए, ठीक है। इसके बारे में पहले बता चुका हूँ आपको डाइपोल क्या होता है, ठीक है। चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है ना, म्यू इज इक्वल टू क्यू इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो खैर हाइयर द डाइपोल मोमेंट, यानी कि वही प्लस और माइनस चार्ज होना, ठीक है, ऑफ द सॉल्वेंट मीन्स हाइयर विल बी द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दोनों को जोड़ दिया भाई। अगर डाइपोल मोमेंट अच्छी है, यानी कि थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेशन ठीक ठाक हो रहा है, जैसे कि पानी है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव आएगा और यहाँ नेगेटिव आएगा दो बार, क्योंकि दो हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट ये निकल के आएगा। तो दोबारा बना लेते हैं एक बार, HOH, कलर चेंज कर लेते हैं, एक ये बनी, एक ये बनी, इनका रिजल्टेंट ये निकल के आया, ठीक है। डाइपोल है, यानी कि इसके पास जीरो नहीं है। तो डाइपोल मोमेंट अगर है, यानी कि प्लस और माइनस का थोड़ा सेपरेशन आपको दिखाई दे रहा है सॉल्वेंट में, कब होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वहाँ होगा। तो पानी में है ऑक्सीजन, अमोनिया में नाइट्रोजन है, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा, हाइयर द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट, इट मीन्स हाइयर विल बी द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो आपने देख लिया, 80 के करीब रहता है, 81 रहता है एट 18 डिग्री, अभी आपको दिखाया था, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अच्छा खासा है पानी का, डाइपोल मोमेंट भी ठीक ठाक है, बढ़िया है, एंड हेंस आयनिक सब्सटेंस विल बी डिसॉल्व्ड इजीली इन सच सॉल्वेंट। More polarity of solvent molecules results in strong bond formation between solvent and ionic substance। अभी आपको NaCl का उदाहरण दिया मैंने, Na प्लस अलग हो जाता है, Cl माइनस अलग हो जाता है, तो वाटर इस तरह से इंट्रैक्शन करता है, घेरा बना लेता है, ठीक है। इसके बाहर और पानी है, यहाँ पे बहुत सारे घेरे बन जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से Cl माइनस की तरफ पानी कुछ इस तरह से रहेगा, प्लस वाले जो हाइड्रोजन है वो रहेंगे क्योंकि उसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसके तरफ भी घेरे बन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो पोलर होगा सॉल्वेंट, वहाँ पर पोलर चीज़ आसानी से घुल जाएगी, आयनिक सब्सटेंस आसानी से घुल जाएगा। विस्कोसिटी, इट इज़ द मेजर ऑफ फ्लूइडिटी ऑफ द सॉल्वेंट। देखिए आपने हनी को देखा होगा, हनी को लीजिएगा और एक बोतल में आप पानी ले लेना, ठीक है। दोनों बोतल को एक ही टाइम पे तिरछा कर देना, तो आप देखेंगे कि पानी तो जल्दी गिरेगा, एकदम गिर जाएगा नीचे, बट हनी जो है, आपका जो शहद है, वो काफ़ी समय लेगा नीचे गिरने में। यानी कि फ्लूइडिटी, फ्लूइड की तरह बहना, पानी जो है ज़्यादा बहेगा, ठीक है, जल्दी गिर जाएगा। फ्लूइडिटी ऑफ वाटर इज़ ज़्यादा, मोर, एंड हनी की फ्लूइडिटी कम है। तो फ्लूइडिटी अगर पानी की ज़्यादा है तो विस्कोसिटी उसकी कम होगी, और फ्लूइडिटी यानी कि फ्लूइड नहीं है हनी, शहद जो है अच्छा फ्लूइड नहीं है, क्योंकि वो विस्कस ज़्यादा है, तो विस्कोसिटी उसकी ज़्यादा होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल से। तो विस्कोसिटी क्या है, फ्लूइडिटी का मेजर है। देखो पानी है, अल्कोहल है, इनकी फ्लूइडिटी हाई है, अच्छे से मूव कर सकते हैं, ये आपने देख रखा होगा लैब में, तो विस्कोसिटी कम है। हनी हाईली विस्कस है। एनहाइड्रस सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाई मोलिकुलर वेट हाइड्रोकार्बन्स आर हाईली विस्कस। बस एग्जाम्पल ही है, याद रख सकते हैं आप कि ऐसा सल्फ्यूरिक एसिड जो एनहाइड्रस है, पानी नहीं है, और हाई मोलिकुलर वेट हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनका मोलिकुलर वेट बहुत अच्छा खासा है, ज़्यादा है, हाई है, ये हाईली विस्कस होते हैं, गाढ़े होते हैं बहुत। लो विस्कोसिटी सॉल्वेंट्स में
प्रेसिपिटेशन, क्रिस्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशन प्रोसेसेस इजीली हो जाती है। ठीक है, गाढ़े नहीं होते ना सोलवेंट जो, तो वहाँ पर प्रेसिपिटेशन आसानी से हो जाएगी, क्रिस्टल आसानी से बन जाएंगे, फिल्ट्रेशन इजी हो जाएगा। आप खुद सोचिए, आपने ये लगाया फिल्टर पेपर यहाँ और पानी डाल दिया, आसानी से फिल्टर होकर नीचे आ जाएगा फनल में से। ठीक है, वाटर। आप सोचिए आपने हनी डाल दिया तो फिल्टर होने में बहुत टाइम लग जाएगा भाई, गाढ़ा है, फिल्टर पेपर से पार होने में बहुत समय लग जाएगा। तो फिल्ट्रेशन, प्रेसिपिटेशन, क्रिस्टलाइजेशन ये इजीली हो जाएंगी अगर लो विस्कोसिटी है। टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स देखते हैं, 4 तरह के हैं, प्रोटोनिक, नॉन प्रोटोनिक, एसिडिक, बेसिक, एम्फीप्रोटिक, आयनाइजिंग, नॉन आयनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, नॉन कोऑर्डिनेटिंग। एक एक करके डील करते हैं इनके साथ। प्रोटोनिक एंड नॉन प्रोटोनिक। देखिए, प्रोटोन से क्या मतलब होता है? H+ से। ठीक है, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, एक ही प्रोटॉन होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन अगर इसने खो दिया तो क्या बनेगा? ये H+, यानी कि बस एक प्रोटॉन रह जाएगा, इसलिए H+ को क्या बोल देते हैं? प्रोटॉन। ठीक है, तो प्रोटोनिक यानी जो H+ दे सके, नॉन प्रोटोनिक जो H+ ना दे सके। द सॉल्वेंट्स विच कैन गिव H+, मतलब आयोनाइजेबल हाइड्रोजन्स H+ दे सकते हैं, जो प्रोटोनिक बोल देते हैं या प्रोटिक भी बोल देते हैं, जैसे HF है, HCN है, वाटर है। जो नहीं दे सकते उनको क्या बोलेंगे? नॉन प्रोटोनिक या एप्रोटिक। ठीक है, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, जैसे CCl4, SO2, C6H6। अब इसमें H तो दिख रहा है लेकिन ये H दे नहीं सकता। ठीक है, C6H6 H+ नहीं दे सकता, भले ही आपको H दिख रहा है, ध्यान में रखिएगा बात को। एसिडिक, बेसिक और एम्फीप्रोटिक। एसिडिक और प्रोटोजेनिक भी बोल देते हैं, जो H+ दे सकता है भाई, वो भी एसिडिक कहलाएगा। ठीक है, प्रोटोनिक भी कहलाता है, जैसे HF है, H2SO4 है। बेसिक क्या है? जो H+ को ले सकता है, वो बेस होता है। ठीक है, एग्जाम्पल है लिक्विड अमोनिया, पिरिडीन। ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, जो कि लोन पेयर रखता है, उस लोन पेयर से वो H+ को अपने साथ अटैच कर सकता है, तो इसलिए ये बेस की तरह काम करेगा। इसको प्रोटोजेनिक बोलते हैं, एसिडिक वाले को क्या बोलते हैं भाई? प्रोटोजेनिक। और बेसिक वाले को प्रोटोफिलिक। फिलिक का मतलब अट्रैक्शन, प्रोटॉन के लिए अट्रैक्शन। ठीक है, जेनिक मतलब प्रोटॉन का निर्माण करने वाला। ठीक है, तो प्रोटॉन तो देता है ना ये, तो यानी कि निर्माण कर रहा है उसका H+ का, दे रहा है वो। और एम्फीप्रोटिक क्या है? एम्फी का मतलब होता है बोथ, बोथ यानी दोनों। ठीक है, यानी कि दोनों काम कर सकता है वो, एसिड और बेस दोनों का काम। एसिड का काम कैसे करेगा भाई? H+ दे सकता है। बेस का काम कैसे करेगा? प्रोटॉन H+ यानी ले सकता है। ठीक है, डिपेंड करेगा रिएक्टिंग स्पीसीज क्या है। तो ऐसे सोलवेंट्स को बोलेंगे बच्चों एम्फीप्रोटिक सोलवेंट या एम्फोटेरिक सोलवेंट, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। देखिए 1 मार्क के क्वेश्चन तो कितने बन जाएंगे यहाँ से, या 2 मार्क्स के। ठीक है, आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग सोलवेंट्स। देखिए, जो सोलवेंट आयोनाइज कर जाएगा अपने आप, दैट इज आयोनाइजिंग सोलवेंट। ऑटो आयोनाइजेशन, HF है, H2SO4 है, पानी है, ये जनरली पोलर होते हैं। ठीक है, पोलर का मतलब आपको बता रखा है, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की सेपरेशन दिखाई दे सकती है। सोलवेंट्स दैट कैन नॉट आयोनाइज आर कॉल्ड एज नॉन आयोनाइजिंग सोलवेंट्स। ठीक है, जैसे CCl4, ये तो आयोनाइज करता नहीं, SO2, C6H6, दीज आर नॉन पोलर इन नेचर। ठीक है, यहाँ पर पोलर है बच्चों, यहाँ नॉन पोलर है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेटिंग एंड नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट्स। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो आप सबको पता होगा, जैसे अमोनिया बनाता है BF3 के साथ, क्योंकि बोरोन के पास कमी है, नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये सब ने एग्जाम्पल पढ़ रखा होगा, सभी को याद होना चाहिए। द सॉल्वेंट्स विच आर कैपेबल ऑफ कोऑर्डिनेटिंग विद द मेटल आयंस और एनायंस ऑफ द सोल्यूट आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट्स। तो यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ऐसा सॉल्वेंट जो कैपेबल है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए मेटल आयन के साथ या एनायन के साथ, ठीक है, सोल्यूट के, तो इनको बोलेंगे कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट। अमोनिया एग्जांपल है, SO2 है, DMSO यानी डाइमिथाइल सल्फोक्साइड।
तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। सॉल्वेंट्स विच आर नॉट एबल टू कोऑर्डिनेट, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना सकते। देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड वही बनाएगा ना जिसके पास लोन पेयर होगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जिसके पास होंगे वही तो बना सकता है, जिसके पास है ही नहीं वो कैसे बनाएगा। जैसे CCl4 है, अब तो यहाँ पे जो कार्बन है सेंट्रल एटम नहीं बना सकता, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है नहीं बना सकते। ठीक है, तो बहुत आसान था ये, पहला लेक्चर था इसलिए आसान था, लेकिन दूसरा तीसरा लेक्चर जो होगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़ी मुश्किल चीज़ें आएंगी, कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपने आज से पहले नहीं पढ़ी थी। ठीक है, सो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।